कहानी की शुरुआत होती है साल 1879 के इंग्लैंड से। हम नन्हे हैरी वार्डन को उसके छोटे से कॉटेज में गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं। तभी अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। अपनी जिज्ञासा के कारण वो बाहर निकलता है। वहाँ कुछ अजनबी लोगों के पास पहुंचकर उन्हें देखने की कोशिश करता है। हैरी उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं? असल में वे अमीर जेंटलमैन का एक ग्रुप थे। वे वहाँ की जमीन का सर्वे करने आए थे ताकि हैरी के कॉटेज के पास एक गोल्फ कोर्स बनाया जा सके। हैरी मासूमियत से पूछता है, ये गोल्फ क्या होता है? उस ग्रुप में से एक जेंटलमैन बहुत अकड़ के साथ जवाब देता है, यह जेंटलमैन लोगों का खेल है, तुम जैसे मामूली लड़के के लिए नहीं। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे ये घमंडी अमीर लोग सोचते हैं। सालों बीत जाते हैं। अब साल 1900 आ चुका है। कहानी अब ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स पहुंचती है, जहां हमारी मुलाकात फ्रांसिस नाम के एक लड़के से होती है। फ्रांसिस उन अमीर जेंटलमैन के लिए कैडी का काम करता है और उसे गोल्फ खेलने का बहुत शौक है। फ्रांसिस स्वभाव से बहुत मददगार है, उसमें बहुत अनुशासन है। यही वजह है कि उसे हर कोई बहुत पसंद करता है। उसी दिन उसे मैदान में एक गोल्फ बॉल मिलती है जिस पर वार्डन नाम लिखा हुआ था। जब वह घर लौट रहा होता है तो एक गोल्फ क्लब बनाने वाली दुकान पर रुकता है। वहाँ उसकी नजर हैरी वार्डन की तस्वीर पर पड़ती है, जो अब तक दुनिया का सबसे महान गोल्फ खिलाड़ी बन चुका है। इसके बाद वह घर की ओर दौड़ता है, मगर रास्ते में उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखें कमाल की हैं। गोल्फ की इस कहानी के बीच एक छोटा सा प्यारा सिनेमैटिक मोमेंट। फ्रांसिस उसे देखकर मुस्कुराता है और वह लड़की भी उसे स्माइल देती है। फ्रांसिस अपने पिता आर्थर और माँ मैरी के साथ रहता है। उसका परिवार वर्किंग क्लास से है। उसके पिता आर्थर हमेशा उसे समझाते हैं, घर पर पैसा लाओ, परिवार की जिम्मेदारी संभालो। आर्थर मनोरंजन या खेलों के पीछे भागकर सुरक्षा से समझौता नहीं चाहते। वे स्थिरता को बहुत गंभीरता से लेते हैं और बेटे के सपनों को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं। उस रात फ्रांसिस का पूरा ध्यान हैरी वार्डन के बारे में पढ़ने और उसके जैसा बनने के सपनों में लगा रहता है। अगले दिन वही क्लब मेकर फ्रांसिस के पास आता है। उसे उसके साइज का एक छोटा सा गोल्फ क्लब देता है। फ्रांसिस इतना उत्साहित हो जाता है कि वह उसी रात बिस्तर से उठता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। मगर उसकी माँ उसे टोकती है, शोर से भाई की नींद खराब हो रही है, अभी सो जाओ। अगले दिन खबर आती है, हैरी वार्डन सिटी हॉल में आने वाले हैं। फ्रांसिस पिता से वहां जाने की विनती करता है, मगर आर्थर सख्त पिता बनकर मना कर देते हैं और स्कूल जाने का हुक्म देते हैं। यह सीन दिखाता है कि कैसे माता पिता अनजाने में बच्चों के सपनों को दबा देते हैं। माँ चाहती थी कि फ्रांसिस जाए, लेकिन आर्थर मेज से उठते हुए साफ कह देते हैं, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। मगर बाद में माँ मैरी चुपके से उसे उस इवेंट में ले जाती है। फ्रांसिस वहां लेजेंडरी ब्रिटिश गोल्फ प्रो हैरी वार्डन को देखता है, जिन्होंने 3 बार ब्रिटिश ओपन और यूएस ओपन जीता है। वार्डन भीड़ से एक वॉलंटियर बुलाते हैं। फ्रांसिस खुशी खुशी हाथ उठाता है। पहले वार्डन को फ्रांसिस बहुत क्यूट लगता है, फिर सीरियस होकर सिखाते हैं गोल्फ बॉल को सही तरीके से कैसे हिट करना है। यहाँ दिखता है कि एक प्रोफेशनल का छोटा सा अच्छा व्यवहार बच्चे की जिंदगी बदल देता है। फ्रांसिस उस शॉट को बहुत बेहतरीन तरीके से मारता है। उस दिन के बाद फ्रांसिस रोज अपने आंगन में प्रैक्टिस करने लगता है। पिता आर्थर खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ इंग्लैंड में हैरी वार्डन को लगता है कि लॉर्ड नॉर्थक्लिफ उन्हें ब्रिटिश गोल्फ एसोसिएशन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि हैरी खुद वर्किंग क्लास से थे और वहां सिर्फ लॉर्ड्स को बुलाया जाता था। मगर असल में नॉर्थक्लिफ चाहते थे कि हैरी उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी की तरह काम करे और अपनी दुकान चलाए। वक्त गुजरता है, फ्रांसिस बड़ा हो चुका है। उसका जुनून इतना बढ़ गया है कि रात को कमरे में भी पुटिंग की प्रैक्टिस करता है। जल्द ही वह ब्रुकलिन के शानदार द कंट्री क्लब में कैडी के तौर पर काम शुरू करता है, जो उसके घर के ठीक सामने था। वहां दूसरे कैडीज से दोस्ती करता है। कैडी मास्टर की मदद से धीरे धीरे अपने गोल्फ क्लब्स इकट्ठे कर लेता है। एक दिन मिस्टर हेस्टिंग्स नाम के जेंटलमैन फ्रांसिस को उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं, जहां कैडीज को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां फ्रांसिस ने शानदार राउंड खेला और 81 का स्कोर बनाया। क्लब का कैडी मास्टर उसके टैलेंट और अच्छे व्यवहार से इतना प्रभावित होता है, जैसा कि उसे अगले महीने होने वाली नेशनल एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कहता है। मगर क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी को यह पसंद नहीं आता कि एक कैडी रिजाइन करके एमेच्योर बनकर उनके साथ खेले। वे उसकी पात्रता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्पॉन्सर क्लब नहीं था। वे फ्रांसिस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी कैडी मास्टर आगे बढ़कर कहता है, मैं खुद फ्रांसिस का स्पॉन्सर बनूंगा, क्योंकि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। अब समस्या यह थी, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए $50 की एंट्री फीस चाहिए थी। आज के समय में कम लग सकती है, लेकिन उस वक्त एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। फ्रांसिस वादा करता है, अपनी कमाई से एक एक पाई चुका दूंगा। आर्थर, जो कभी बेटे के शौक के हक में नहीं थे, इसे बेकार का खर्चा समझते थे। उनका मानना था कि इन खेलों से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और अमीर लोग फ्रांसिस का सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर फ्रांसिस उन्हें समझाता है, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, यह खेल मेरी जिंदगी बदल सकता है। तब आर्थर एक बहुत कठिन डील सामने रखते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें $50 दे दूंगा
लेकिन शर्त यह है, अगर तुम यह गेम हार गए तो गोल्फ हमेशा के लिए छोड़ दोगे और पूरा ध्यान काम करने और पैसा कमाने पर लगाओगे। लेकिन अगर जीत गए तो गोल्फ खेल सकते हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यह एक बहुत बड़ी रिस्क थी, पिता को लग रहा था शायद बाद में इस शर्त पर पछताएंगे। उस मुश्किल डील के बाद फ्रांसिस की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह उस रात एक ग्रैंड पार्टी में जाता है जहां सभी खिलाड़ियों को इनवाइट किया गया था। वहां उसकी मुलाकात फिर से उसी खूबसूरत लड़की सारा से होती है जिसे उसने बचपन में देखा था। फ्रांसिस सारा को एक परेशान करने वाले लड़के से पीछा छुड़ाने में मदद करता है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। फ्रांसिस को बहुत खुशी मिलती है, मगर पार्टी में उसे ये भी एहसास होता है कि वह यहाँ फिट नहीं बैठता। बाकी लोग बहुत अमीर और ऊंचे खानदान के थे, वे उसे जताते हैं। भले बुलाया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उनके बराबर है। अगले दिन गेम के दौरान फ्रांसिस अपना गजब का टैलेंट दिखाता है, ऐसे शॉट्स मारता है जैसे कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। सारा भी वहां मौजूद थी, उसे फ्रांसिस का खेल देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कैडी मास्टर और हेस्टिंग्स भी सपोर्ट करने आए थे। दूसरी तरफ घर पर उसकी माँ बहुत परेशान और चिंतित थी। वह दूर से शोर सुन सकती थी, मगर बेटे की स्थिति का अंदाजा नहीं था। मैदान पर फ्रांसिस शानदार शॉट्स मार रहा था, दर्शक तालियां बजाकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। अब आखिरी शॉट था जो तय करने वाला था कि वह चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं। तभी अचानक उसकी नजर पिता आर्थर पर पड़ती है। उसे अपनी उस शर्त की याद आ जाती है, बहुत दबाव में आ जाता है। ध्यान भटकने की वजह से वह शॉट मिस कर देता है। क्वालिफिकेशन से सिर्फ एक स्ट्रोक पीछे रह जाता है। यह बहुत दिल तोड़ने वाला पल था। सिर्फ अपनों की एक नजर ने उसके सपने चकनाचूर कर दिए। फ्रांसिस खुद से बहुत नाराज और दुखी होता है। कुछ अमीर खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं कि अब हमारे लिए कैडी का काम करेगा। फ्रांसिस सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी भीगी आंखें देखकर मां समझ जाती है कि बेटा हार चुका है। पिता आर्थर मन ही मन खुश थे, मगर इसे जाहिर नहीं होने दिया। फ्रांसिस कमरे में जाता है। हैरी वॉर्डन का वह अखबार फाड़कर फेंक देता है जिसने उसे यहाँ तक प्रेरित किया था। एक बच्चे का खुद पर से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। कहानी में मोड़ आता है। ब्रिटिश गोल्फ एसोसिएशन चाहता है कि हैरी वॉर्डन दोबारा यूएस ओपन जीतें ताकि गोल्फ समेत बड़े टाइटल्स पर ब्रिटेन का कब्जा रहे। हैरी अपने साथ काम करने के लिए टेड रे को चुनते हैं, जो खुद वर्किंग क्लास से था। टेड गोल्फ के ट्रिक्स दिखाकर पैसे कमाता था। बड़े क्लबों के विरोध के बावजूद हैरी अपनी पसंद पर अड़े रहते हैं। इधर फ्रांसिस अब 20 साल का हो चुका है। पिता से किया वादा निभाते हुए बोस्टन की एक स्पोर्ट्स दुकान में क्लीनर का काम करता है। सपने छोड़ना उसके लिए बहुत दुखदायी था। वह खुद को बहुत मामूली समझता है। एक दिन माँ के साथ ओपेरा जाता है। वहाँ फिर से सारा दिखाई देती है, जो वीआईपी सेक्शन में बैठी थी। सारा को देखकर उसे अधूरी जिंदगी का एहसास होता है। लगता है अब वह उसके करीब जाने के लायक भी नहीं। ओपेरा से लौटते समय वो माँ से कहता है, गायक की आवाज इतनी जादुई थी जैसे कहीं और से आ रही हो। मैं भी अपने लिए ऐसा ही कुछ चाहता था। माँ पूछती है किस बारे में, तो वह चुपचाप चला जाता है। मगर हम जानते हैं वह अपने गोल्फ के हुनर की बात कर रहा था। अगले दिन किस्मत एक और मौका देती है। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुकान पर आते हैं। फ्रांसिस को आने वाले यूएस ओपन में खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। फ्रांसिस खेलना तो चाहता था, मगर पिता को दिया वादा रोकता है। बहुत दुखी मन से ऑफर ठुकरा देता है। वह दुकान में अकेले बैठकर गोल्फ की नकल करता है। तभी सारा मिलने आती है। फ्रांसिस को अपनी गरीबी की वजह से सारा के सामने शर्मिंदगी और हीन भावना महसूस होती है, मगर फ्रांसिस का दिल अभी भी गोल्फ में बसा था। मैदान से तालियों की गूंज सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाता। भागकर मिस्टर वॉटसन के पास जाता है, कहता है मन बदल लिया, यूएस ओपन में खेलना चाहता हूँ। कैडी मास्टर बहुत खुश होता है, प्रैक्टिस शुरू करने को कहता है। इसके बाद फ्रांसिस खुद को बेस्ट बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर देता है। एक शानदार ट्रेनिंग मोन्टाज में उसका समर्पण दिखाई देता है। आखिरकार 1913 का यूएस ओपन शुरू होता है। पहले ही शॉट में फ्रांसिस लगातार 6 बर्डीज मारकर सबको हैरान कर देता है, मगर मुकाबला आसान नहीं, क्योंकि वहाँ हैरी वॉर्डन और टेड रे जैसे दिग्गज थे। लॉर्ड नॉर्थगिव को पूरा यकीन था सिर्फ जेंटलमैन ही चैंपियन बन सकते हैं। तनाव तब और बढ़ जाता है जब फ्रांसिस का कैडी आखिरी वक्त पर छोड़ देता है, क्योंकि एक ब्रिटिश खिलाड़ी ने ज्यादा पैसे दिए थे। फ्रांसिस बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे नन्हा एडी मिलता है, जो उसका कैडी बनने के लिए बहुत उत्सुक था। एडी इस कहानी की जान है, एक छोटे बच्चे के रूप में फ्रांसिस की ही परछाई। फ्रांसिस ने सोचा था कि एडी को सिर्फ स्कोरकीपर के तौर पर रखेगा, और उसने जिद की कि एडी का बड़ा भाई जैक अगले दिन समय पर पहुंच जाए। मगर जब फ्रांसिस घर लौटता है तो पिता आर्थर उसका पीछा करते हैं। वह गुस्से और निराशा में पूछते हैं, क्या तू अभी भी मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा? आर्थर को लगता था कि वे बेटे की रक्षा कर रहे हैं। वे अल्टीमेटम देते हैं, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तुझे अपनी जगह खुद ढूंढनी होगी। फ्रांसिस मान जाता है, मगर माँ मैरी, जो शुरू से सपोर्ट कर रही थी, बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन मैदान पर पहुंचता है तो पता चलता है कि जैक धोखा देकर स्कूल चला गया। अब सिर्फ नन्हा एडी ही कैडी बन सकता था। फ्रांसिस को एडी पर पूरा भरोसा नहीं था, मगर मजबूरी में चुनना पड़ता है। एडी छोटा था, खेल ज्यादा नहीं जानता था,
लेकिन दिल बहुत बड़ा था और फ्रांसिस के लिए बहुत उत्साहित था। मैच के पहले 2 राउंड बहुत कठिन थे। हैरी वार्डन और टेड रे जैसे अनुभवी लीड कर रहे थे। डिफेंडिंग चैंपियन जॉन मैकडरमोट पिछड़ते जा रहे थे। फ्रांसिस को भी शुरुआत में रिदम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, मगर एडी ने लगातार हौसला बढ़ाया। फ्रांसिस एक के बाद एक बेहतरीन शॉट्स लगाने लगा। चौथे राउंड के अंत तक, जो किसी ने सोचा नहीं था, फ्रांसिस ने वार्डन और टेड रे के साथ बराबरी कर ली। अब तीनों के बीच फाइनल 18 होल का प्लेऑफ मुकाबला। उस रात लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने वार्डन के सामने फ्रांसिस के गरीब बैकग्राउंड और क्लास का मजाक उड़ाया। वे घमंडी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि कोई गरीब लड़का चैंपियन बन सकता है, मगर हैरी वार्डन जो खुद वर्किंग क्लास से थे, करारा जवाब देते हैं। कहते हैं, अगर फ्रांसिस जीतता है तो अपनी मेहनत और टैलेंट से जीतेगा, और असली जेंटलमैन वही है जो दूसरों का सम्मान करे। अगले दिन प्लेऑफ शुरू होता है। तीनों खिलाड़ी पूरी ताकत लगा रहे थे। आधे मैच के बाद टेड रे पिछड़ गए। अब मुकाबला सिर्फ वार्डन और फ्रांसिस के बीच रह गया। आखिरी होल तक दोनों के बीच सिर्फ एक स्ट्रोक का फासला। वार्डन ने अपना खेल खत्म किया, एक बार स्कोर बनाया। अब पूरा दबाव फ्रांसिस पर। भीड़ शांत। फ्रांसिस का दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। लगा कि एक गलत शॉट और सब खत्म। तभी एडी ने उसकी घबराहट भांप ली, एक छोटी सी पेप टॉक दी। फ्रांसिस ने लंबी सांस ली, पूरा ध्यान लगाया और शॉट मारा। वह पुट सीधे अंदर चला गया। फ्रांसिस ने इतिहास रच दिया, यूएस ओपन जीत लिया। भीड़ खुशी से झूम उठी। लोगों ने फ्रांसिस और एडी को कंधों पर उठा लिया। कुछ लोगों ने पैसे ऑफर किए, मगर फ्रांसिस ने वो पैसे एडी को देने को कहा। तभी पिता आर्थर आगे आए, धीरे से एक छोटा सा बिल थमाया। उनकी आंखों में बेटे के लिए गर्व साफ झलक रहा था। दूर खड़ी माँ मैरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाद में क्लब हाउस में हैरी वार्डन ने फ्रांसिस से अकेले में मुलाकात की, उसे सच्चा चैंपियन बताया और भविष्य में साथ खेलने का सुझाव दिया। फ्रांसिस और एडी ट्रॉफी लेकर गर्व से मैदान से निकले। इस जीत ने साबित कर दिया कि हुनर और जज्बा किसी भी अमीरी या क्लास से बड़ा होता है। आने वाले सालों में हैरी वार्डन ने अपना 6ठा ब्रिटिश ओपन जीतकर इतिहास बनाया। फ्रांसिस ने 2 और एमेच्योर चैंपियनशिप जीती और बाद में सफल बिजनेसमैन बना, और वह छोटा सा कैडी एडी बड़ा होकर खुद मिलियनियर बना। मगर फ्रांसिस और एडी हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। इस तरह पूरी फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। एक गरीब लड़के की मेहनत, परिवार के सपोर्ट और दोस्ती की ताकत से इतिहास रच दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा।